दोस्तों, एक ऐसा इंसान नुमा शैतान जो इंसानों के खून से रोटियां खाता था, नाम था उसका ड्रैकुला। आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ड्रैकुला की पूरा इतिहास बताएंगे कि वो कौन था, कहाँ का राजा था और ऐसा क्यों करता था। ये पूरा डिटेल आज ही के इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि दो सबसे ऊंचे ऊंचे भालों पर उस्मानिया सल्तनत के एक क्षेत्रीय अधिकारी जिसका नाम था हमजा पाशा और यूनानी कैटावोलिनोस के लाशें थी, जिसकी मौत को कई महीने बीत चुके थे। उनके बचे हुए कीमती लिबास के कुछ चित्रे हवा में लहरा रहे थे जो कभी उनके जिस्म पर मौजूद थे, जबकि हवा में मौजूद एकमात्र गंध सड़े हुए इंसानी गोश्त की थी। यूनानी इतिहासकार चालकोडिलस लिखते हैं कि ये वो दृश्य था जिसने जून 1462 में यूरोप के एक राज्य ट्रांसिल्वेनिया के शहर टर्गोविस्ते से 6 मील दूर उस्मानिया सल्तनत के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज के हरावल दस्ते की स्वागत किया गया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह जब 17 मई 1462 को इस्तांबुल से यूरोप में डेन्यूज नदी के पार वालिचिया के बादशाह शहजादा विलाद तृतीय ड्रैकुला को सबक सिखाने के लिए निकले थे, तो कम ही लोगों ने सोचा होगा कि इस मुहिम का इस तरह अंजाम होगा। इतिहासकार रादो फ्लोरेस्को और रेमंड मैकलिन ने अपनी किताब ड्रैकुला प्रिंस ऑफ मैनी फैसेज हिज लाइफ एंड टाइम्स में यूनानी इतिहासकार के हवाले से लिखता है कि इस दृश्य ने सुल्तान मोहम्मद फातेह पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने कहा, इस तरह के व्यक्ति से उसकी जमीन छीनना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे लिखा है कि उस रात रुकने के लिए सुल्तान ने तुर्क कैंप के चारों तरफ गहरी खाई खुदवाई और अगले ही दिन फौज को यह कहते हुए वापसी का आदेश दिया कि यह इलाका इतना खास नहीं है कि इसकी इतनी कीमत दी जाए। वलाचिया पहले भी उस्मानिया सल्तनत के अधीन राज्य था जो इस मुहिम के बाद भी रहा, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार उसे उस्मानिया सल्तनत के राज्य में नहीं बदला जा सका। सुल्तान वहां खुद तो वापस लौट आए, लेकिन विलाद ड्रैकुला के खिलाफ मुहिम खत्म नहीं हुई। वह ड्रैकुला के भाई रादो को तुर्क फौज के कुछ सिपाहियों के साथ वहीं छोड़ आए थे। इस मुहिम के नतीजे में ड्रैकुला को अपना राज्य छोड़कर फरार होना पड़ा और उसकी जगह उस्मानिया सल्तनत का समर्थक यानी उनका जो छोटा भाई था जिसका नाम रादो द हैंडसम था, वो क्षेत्रीय अधिकारी बना और फिर उन सभी वर्गों की मदद से तख्त पर बैठा जो ड्रैकुला के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। इतिहासकार कैलोराइन फिंकल ने उस्मानिया सल्तनत के इतिहास पर अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में वलीचिया के खिलाफ कार्रवाई को संक्षेप में लिखा है कि उस्मानिया सल्तनत के अधीन राज्य वलाचिया की से वार्षिक टैक्स न आने और इसके बाद उनके अधिकारी विलाद ड्रैकुला की तरफ से हिंसात्मक कदम उठाने की वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने साल 1462 में डेन्यूज नदी के पार जाकर शांति स्थापित करने का आदेश दिया। कामयाब कार्रवाई के बाद विलाद के भाई रादो को, जो विलाद के अच्छे रवैये की गारंटी के तौर पर इस्तांबुल में बंदी था, विलाद की जगह अधिकारी बना दिया गया। विलाद खुद हंगरी फरार हो गया। जब सुल्तान ने यूरोप में यह मुहिम शुरू की थी, उसने लगभग 10 साल पहले वो सदियों तक कायम रहने वाली ताकतवर बाज़ंटाइन सल्तनत की अंतिम निशानी जो कुस्तुनतुनिया जो अभी का इस्तांबुल है, उसको जीतकर फातेह सुल्तान की लक़ब यानी उपाधि हासिल कर चुके थे। उनकी सल्तनत एक से अधिक महासागरों में फैल चुकी थी। अपने आप को सिकंदर आजम जैसा विजेता की पंक्ति में देखने वाले इस सुल्तान की नजरें अब यूरोप में दूर तक देख रही थी। साल 1462 में इस मुहिम में उनका निशाना उस्मानिया सल्तनत के अधीन राज्य वलाचिया के शासक विलाद ड्रैकुला थे, जो इतिहासकारों के अनुसार 3 साल से सुल्तान के सामने टैक्स जमा नहीं कराया था और न ही उनके सामने हाजिर हुआ था। इसके अलावा फ्लोरेस्को और मैकनली जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के साथ साथ बल्गारिया, सर्बिया और यूनान के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जे के बाद सुल्तान ने वलाचिया को अपनी सल्तनत का राज्य बनाने का ख्याल एक कुदरती बात थी और उसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने जर्मनी से पूर्व की तरफ बहते हुए कई देशों से गुजरने वाले काले सागर में गिरने वाली डेन्यूज नदी के इलाकों में कार्रवाई का आदेश दे दिया था। इतिहास में
इसमें पूरब से विजय की इच्छा लेकर पश्चिम की ओर आने वालों के लिए डेन्यूज नदी मुख्य रास्ता रहा और वलाचिया राज्य इसी नदी के उत्तरी छोर पर स्थित था। 10 लाख से कम आबादी वाले इस राज्य को शासक के परिवार और उस्मानिया सल्तनत के बीच कई पीढ़ियों से कभी अच्छे कभी बुरे संबंध का सिलसिला चला आ रहा था। फ्लेरेस्को और मैकनली लिखते हैं कि अब राज्य के नए शासक शहजादा विलाद तृतीय ड्रैकुला की नीतियों से नाखुश सुल्तान ने इस परेशानी से निपटने का फैसला किया। उन्होंने लिखा है कि ड्रैकुला और सुल्तान मोहम्मद फातेह के बीच जंग होना निश्चित थी, सवाल सिर्फ ये था कि कब। और सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ साथ जवान होने की वजह से ड्रैकुला को सुल्तान में विजय की इच्छा के बारे में अच्छी तरह पता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह की सल्तनत की तुलना में ड्रैकुला का राज्य बहुत ही छोटा था, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि इसमें अपने शासक होने का एहसास सुल्तान मोहम्मद फातेह की तुलना में किसी भी तरह कम नहीं था। ये वो जमाना था जब ड्रैकुला की उपाधि एक सम्मान था। आगे बढ़ने से पहले इतिहास का बात करते हैं, जहां 2 ड्रैकुला का उल्लेख मिलता है। एक वो जिसका हालिया दिनों में 26 मई को मनाए जाने वाले ड्रैकुला डे के हवाले से हर साल की तरह एक बार फिर दुनिया भर में सामान्य से अधिक जिक्र हुआ और इसी तस्वीर को शेयर की गई। यह ड्रैकुला अपनी किसी शिकार की गर्दन में दांत गाड़े बैठा है तो कहीं नुकीले दांतों से टपकते हुए खून के साथ आसमान की तरफ देख रहा है। इस सिलसिले की शुरुआत 6 मई 1897 में ब्रेक स्टोकर के उपन्यास के प्रकाशन के बाद हुई, जिसमें खून पीने वाले काल्पनिक किरदार ड्रैकुला की परिचय हुआ था। ड्रैकुला का यह किरदार तो शायद काल्पनिक है, लेकिन ड्रैकुला नाम बिल्कुल काल्पनिक नहीं था। इतिहास में ड्रैकुला कहलाने वाला शहजादा जिसने अपने समय के सुपर पावर के सुल्तान का मुकाबला किया था, एक तरफ अपने अत्याचार की वजह से बदनाम हुआ तो दूसरी तरफ उसने रोमानिया में राष्ट्रीय नायक का दर्जा भी दिया गया। एक छोटे से राज्य वलाचिया का यह शहजादा विलाद तृतीय कहलाता था। ड्रैकुला का मतलब है ड्रैकुल का बेटा। इतिहास में इस शहजादे को मशहूर होने की वजह हजारों की संख्या में अपने और गैरों के शरीर में कील गाड़ कर मारने वाले शासकों की है। इसी वजह से विलाद तृतीय ड्रैकुला को अंग्रेजी भाषा में विलाद द एम्पलर भी कहा जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इतिहास से पता चलता है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह और ड्रैकुला का कुछ समय एक साथ भी गुजरा और उस समय उन दोनों का शिक्षक एक ही थे। एक तरफ विभिन्न महासागरों पर फैली मुस्लिम सल्तनत का शहजादा और उत्तराधिकारी और दूसरी तरफ यूरोप में इस सल्तनत के अधीन कई राज्यों में से एक ईसाई राज्य का शासक का बेटा था। ये दोनों एक छत के नीचे कैसे खड़े हो गए, ये बात आगे चलकर हम बताएंगे, लेकिन पहले ड्रैकुला कहलाने वाले उस शहजादे की परिचय कराते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार डेन्यूज नदी के इलाके में एक राज वालिचिया के एक से अधिक बार शासक रहे शहजादे विलाद दी एम्पलर का पूरा नाम विलाद तृतीय ड्रैकुला था। उसका जन्म 1431 और उसका मृत्यु 1476 में हुई। वो ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुए और उनकी मौत आज के रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के एक उत्तरी इलाके में हुई है। रोमानिया के इतिहासकार फ्लोरेस्को और मैगनली लिखते हैं कि ड्रैकुला का जमाना उस्मानिया सल्तनत में 2 महान सुल्तानों यानी मुराद द्वितीय जिसका शासन 1421 से 1451 तक था और दूसरा था सुल्तान मोहम्मद फातेह जिसका शासनकाल 1451 से 1481 का जमाना था। उन्होंने लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ तो हमारा नौजवान शहजादा ड्रैकुला भी जवान हुआ था। रोमानिया के इतिहासकार लिखते हैं कि ये दोनों उस्मानिया सुल्तान बहुत ही धार्मिक और नेक व्यक्तित्व के मालिक थे। वो दूरगामी सोच रखने वाले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने उस जमाने में यहूदियों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को पनाह देकर यूरोप को धार्मिक सहिष्णुता का सबक सिखाया था। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार 15वीं सदी के यूरोप में विलाद ने अपने दुश्मन पर अत्याचार की वजह से ख्याति पाई। यहीं पर यह भी लिखा है कि इतिहासकारों के एक समूह का यह भी मानना है कि ब्रेम स्टोकर के दुनिया भर में मशहूर उपन्यास का ड्रैकुला असल में यही विलाद है। विलाद का पिता विलाद द्वितीय ड्रैकुला थे। उन्हें ड्रैकुला की उपाधि उस जमाने में रोमन सल्तनत का फरमारवा होली रोमन एम्परर सिगिस्मंड की तरफ से तुर्कों की यूरोप में हमले को रोकने के लिए बनाए जाने वाले ऑर्डर ऑफ ड्रैगन में शामिल करने की वजह से दी गई थी।
इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार ड्रैकुला शब्द लैटिन भाषा ड्रैकू शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ड्रैगन, और ड्रैकुला का अर्थ है ड्रैकुल का बेटा। इस तरह विलाद द्वितीय ड्रैकुला के बेटे का नाम हुआ विलाद तृतीय ड्रैकुला। इतिहासकार ड्रैकुला की उपाधि की और भी कई वजह बताते हैं, जिनमें से एक है कि रोमानिया भाषा में ड्रैकुला का अर्थ डेविल भी होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ड्रैकुला साल 1442 से साल 1448 तक उस्मानिया सल्तनत में रहे और फिर वो अपने पिता और बड़े भाई की हत्या पर वापस वालेचिया आए। ड्रैकुला को अपने पिता के तख्त पर बैठने में अशरफिया यानी एक वर्ग जिसका सत्ता में दखल होता था, उन्हें बोयार भी कहा जाता था, उस समेत अपने छोटे भाई का विरोध का भी सामना था, जिन्हें उस्मानिया सल्तनत का समर्थन मिला हुआ था। वो साल 1448 में पहली बार शासक बने, लेकिन उन्हें जल्द ही हटा दिया गया और फिर उन्हें अपने पिता की गद्दी प्राप्त करने में 8 साल का समय लगा। दूसरे शासन काल के दौरान में उन्होंने वो अत्याचार किए जो उनकी ख्याति की वजह बने और उन्हें विलाद द एम्पिलर यानी कील गाड़ कर मारने वाला विलाद का नाम दिया गया। यह दौर सन 1462 में सुल्तान मोहम्मद फातेह की उस मुहिम के बाद खत्म हुई जिसके बारे में हमने पहले बताया है। ड्रैकुला सन 1448 में और उनके भाई रादो सन 1462 तक उस्मानिया सल्तनत में रहे। वालिसिया की गिनती उन इलाकों में होती थी जहां यूरोप के उलट तख्त का वारिस सिर्फ बड़ा बेटा नहीं होता था, बल्कि सब बेटे सत्ता हासिल करने का हक रखते थे। इसीलिए अगर एक बेटे को पश्चिम की बड़ी ताकत रोमन सल्तनत या हंगरी की बादशाह का समर्थन मिल जाता था, तो दूसरा उस्मानिया सल्तनत का सहारा हासिल करने की कोशिश में लग जाता था। यही झलक वालिचिया की सत्ता के लिए शासकों के परिवार के विभिन्न लोगों की कोशिशों में नजर आती है। फ्लेरेस्को और मैग्नली लिखा है कि एक तरफ विलाद कैथोलिक संस्थाओं को नजरअंदाज करके रोमन सल्तनत के शासक सुल्तान सिगिस्मंद को नाराज नहीं कर सकते थे और उन्हें यह भी पता था कि वालिचिया की परंपराओं के अनुसार किसी भी शासक के लिए ऑर्थोडॉक्स ईसाई होना जरूरी था। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक ईसाइयों में विरोध का इतिहास बहुत पुराना है, कड़वा भी है। यह भी एक वजह थी कि ऑर्थोडॉक्स बाजंटीनी सल्तनत को उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ लड़ाइयों में रोमन कैथोलिक यूरोप से मदद मिलने से बहुत मुश्किल पेश आई। अब दोस्तों आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ड्रैकुला ने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या अत्याचार किया था। विलाद ड्रैकुला की सभी नीतियों का मकसद राज्य में ताकत अपने हाथ में लेना था। उन्होंने पश्चिमी यूरोप के कुछ दूसरे राज्यों की तरह एक फौज बनाई जिसकी वफादारी सिर्फ उनके हाथ में थी। फ्लेरेस्को और मैग्नली लिखते हैं कि ड्रैकुला कहा करता था, जो शहजादा घर में कमज़ोर हो तो वो बाहर अपनी मर्जी नहीं कर सकता, और इसीलिए पहले 2 साल उन्होंने अपने पश्चिमी पड़ोसी हंगरी और पूर्वी पड़ोसी उस्मानिया सल्तनत को खुश करने की नीति अपनाई ताकि अपने घर की परेशानियों को हल कर सके। शासकों के जल्दी बदलने की वजह से ताकत इलाके की अशराफिया के हाथ में जा चुकी थी, जिन्हें बुयार कहते थे। इतिहास से पता चलता है कि 1418 के बाद आधी सदी में वालिचिया के शासक 12 बार बदले थे, यानी औसतन एक शासक 2 साल तख्त पर बैठा। ड्रैकुला को ये एहसास था कि बुयार उस्मानियों को खुश रखने में यकीन रखते थे। इसके अलावा वालिचिया के उनसे पहले वाले शासकों के समर्थन अब भी राज्य में मौजूद थे और ड्रैकुला के लिए अपने भाई मेर्चा की मौत का बदला लेना भी बाकी था। फ्लेरेस्को और मैग्नली रोमानिया के 17वीं सदी के इतिहासकार और यूनानी इतिहासकार चार्ल्स किंडरलाइज का हवाला देते हुए बताते हैं कि 1457 में जब लगभग 200 बुयार परिवार और कुछ खास पदाधिकारी ईस्टर के समारोह के लिए उनके महल में जमा हुए थे तो उन्हें पकड़ लिया गया। ड्रैकुला की फौजियों ने उनमें से बड़ी उम्र के लोगों के शरीर में नीचे से कीले गाड़ कर शहर की दीवार के बाहर डंडों पर लटका दिया। उन परिवारों के स्वस्थ लोगों को उनके पूर्वजों के जमाने के एक पुराने किले के खंडरों की मरम्मत के लिए दूर एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर जबरन मजदूरी पर लगा दिया। इस किले को ड्रैकुला का किला कहा गया।
इतिहासकार बताते हैं कि किसी अधीन राज्य के शासक के लिए इस तरह का किला बनवाना दो ताकतवर पड़ोसियों यानी हंगरी और उस्मानिया सल्तनत के आदेश का खिलाफ था। कहा जाता है कि इसी किले में एक खुफिया रास्ता भी था जिसके जरिए 1462 में जब उनसे सत्ता छीनी तो ड्रेकुला भागने में कामयाब हुआ था। फ्लेरेस्को और मैग्नली आगे लिखते हैं कि उनकी सत्ता के इस दौर में इलाके की पुराने अशराफिया किलों के जरिए या ड्रेकुला के मशहूर किले में जबरन मजदूरी लगभग खत्म हो गई थी। उनकी जगह जिन लोगों ने ली उनमें से 90% निचले तबके से या वो जो पहले आजाद किसान थे। दोस्तों अभी ड्रेकुला की बहुत सारी कहानी अभी बाकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका अगला पार्ट भी हम जरूर लाएंगे और बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।